फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हर रोज आपके लिए बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में करंट अफेयर आती है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस संस्था ने सिक्किम में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो देखिए, ये जो मंजूरी दी है ये दी है एशियन विकास बैंक, एडीबी जिसको हम कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। मैं आपको बता दूं, जापान और यूएसए, जापान और अपना यूएसए, ये जो दोनों देश हैं, आपको शायद ना पता हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक में इन दोनों बैंकों की जो हिस्सेदारी है वो 12% है। तो कहीं ना कहीं ये जो देश हैं जापान और यूएसए, एशियाई विकास बैंक में जो निर्णय होते हैं काफी ज्यादा इनमें इनका रोल रहता है। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन था कि किस संस्था ने सिक्किम में बिजली आपूर्ति के लिए पैसा दिया है, तो कहीं ना कहीं उसमें है ना अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो ये कहीं ना कहीं उन दोनों ने भी वोट डाली होगी। ठीक है, अच्छा, अब आ जाइए मुद्दे पर। एशियाई विकास बैंक ने सिक्किम की बिजली आपूर्ति को आधुनिक बनाने के लिए 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यह परियोजना निर्बाध गुणवत्तापूर्ण बिजली सुनिश्चित करते हुए राज्य की सभी बिजली पहल को समर्थन करती है। इसमें 770 किलोमीटर की बिजली लाइन को अपग्रेड करना है, 580 किलोमीटर पुराने कंडक्टरों को बदलना, 26 सब स्टेशनों को अपग्रेड करना है। इसके अतिरिक्त 15,000 सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पर चेंज होंगी। 28 गांवों की बिजली को दोबारा से मजबूत किया जाएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो एशियाई विकास बैंक ने पैसा इन्वेस्ट किया है हमारे सिक्किम के ऊपर लाइट के लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि बाओबाब क्या है या बाओबाब्स क्या है, ये एस यहाँ पर इसलिए लग रही है इसको बहुवचन बनाने के लिए। तो ये मछली की नई प्रजाति है, पारंपरिक दवाएं हैं, पर्णपाती पेड़ हैं। तो ये डिसिडियस ट्रीज है। डिसिडियस ट्रीज से क्या सेंस है? नेचर का एक हालिया अध्ययन जिसका शीर्षक मेडागास्कर के बाओबाब पेड़ों का उदय है। मेडागास्कर अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले पर्णपाती पेड़ों बाओबाब की उत्पत्ति और प्रसार का प्रकाश डालता है। 50 मीटर तक ऊंचे कद और 2000 साल तक की लंबी उम्र में किए जाने वाले ये पेड़ खतरों का सामना कर रहे हैं। बाओबाब भारत में भी मौजूद है। आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा किले के पास एक 400 साल पुराना पेड़ है। आपको यदि पता हो तो ये जो है मेडागास्कर के बाओबाब पेड़ों का उदय शीर्षक यहाँ पर ये देखिए, मेडागास्कर अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में पर्णपाती पेड़ है। ये मत भूल जाना क्योंकि पेपर में आ सकता है किस तरह के ये पेड़ हैं, और यही बात इसको इंपोर्टेंट बनाती है। स्पीति घाटी चर्चा में क्यों रही और ये कहां पर है स्पीति घाटी? देखिए, स्पीति जो घाटी है ये है हाल ही में खबरों में रही स्पीति घाटी। ये है तमिलनाडु में। जब बात तमिलनाडु की आती है तो और बात कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन होना, इसका आंसर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश, क्योंकि स्पीति घाटी के स्पीति वैली के बारे में पूछा हुआ है, स्पीति नदी के बारे में नहीं। स्पीति घाटी जो है ये है अपना हिमाचल प्रदेश का आंसर, तमिलनाडु नहीं है। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। देखिए, छोटी छोटी चीज है, घाटी और नदी में कितना अंतर हो जाएगा। घाटी पूछिए तो घाटी हमारी हिमाचल प्रदेश, और ऊपर से आप सेब को देखकर पहचान गए होंगे सेब तमिलनाडु में क्या कर रहा है, तो ठंडी जगहों पर होता है। हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। 3400 मीटर की ऊंचाई पर सेब की खेती के लिए व्यवहार्य हो गई है। किसान जौ, आलू और सेब की स्थानांतरित हो रहे हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। 2023-24 में स्पीति घाटी में 34 करोड़ रुपए सेब का उत्पादन हुआ है ना। केवल एक घाटी, छोटी सी घाटी में 34 करोड़ रुपए का सेब हुआ है। सेब एक शीतोष्ण फल है जिसकी उत्पत्ति 4000 साल पहले मध्य पूर्व में हुई थी। चीन विश्व स्तर पर सबसे बड़ा उत्पादक है सेब का, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देखिए, ये रिपोर्ट जो आती है बार बार आपके पेपर में पूछी जाती हैं, आपको इनके बारे में सही से पता होना चाहिए। हाल ही में किस देश ने पर्यावरण विशेषज्ञों को 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा का नामन किया? देखिए, 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी क्या मतलब है? ब्लू रेजिडेंसी के बारे में अभी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस देश ने इसको अनवील्ड किया है ना, अनावरण किया है। तो वो देश है अपना यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। हमारा सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है इस समय यूएई के साथ हो रहा है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर यूएई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 3rd नंबर पर चाइना। अब ये 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी के बारे में जब बात करते हैं तो ये क्या है? ये यूएई ने पर्यावरण चैंपियनों के लिए जो इन्वायरमेंट को संभालते हैं 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी वीजा पेश किया है, जिसका लक्ष्य स्थिरता में वैश्विक नेताओं को आकर्षित करना है। सफल आवेदकों में शोधकर्ता, कार्यकर्ता, पर्यावरण संगठन के सदस्य शामिल हैं। यह पहल स्थिरता वर्ष COP28 के लक्ष्यों के अनुरूप है।
जो पर्यावरण प्रबंधन के प्रति यूएई की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। यह वीजा गोल्डन ग्रीन वीजा और मौजूद कार्यक्रमों का एक पूरक है। मतलब कुल मिलाकर ये डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर ने यूएई ने वैश्विक स्तर तक मजबूत करने वाली ये पहल की सराहना की है। ये यूएई के सुल्तान है जिन्होंने कहा ये बहुत अच्छा काम है, जो एनवायरमेंट के लिए काम करे उसे अलग से वीजा दिया जाए जिसका नाम होगा ब्लू वीजा। लेकिन ये ग्रीनरी पर काम करने के लिए है, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन हाथ छापे हुए हैं, आप इसको देख भी रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए एनएससी का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है निम्न मध्य आय वाले निवेशकों के बचत विकल्प प्रदान करना और कर लाभ प्रदान करना। टैक्स में भी उनको जो है एक छूट मिलती रहे। प्रधानमंत्री ने अपने नामांकन दाखिल में राष्ट्रीय बचत पत्र में योजना में 9.12 लाख रुपए के निवेश की घोषणा की है। एनएससी सरकार भारत सरकार की एक निश्चित आय निवेश योजना है जो बचत और कर लाभ को बढ़ावा देने के लिए निम्न मध्य आय वाले निवेशकों को लक्षित करता है। निवेश व्यक्तिगत रूप से नाबालिगों के लिए संयुक्त रूप से डाकघरों के माध्यम में किया जाता है। जो आपने देखा भी होगा काफी सारे, ये गवर्नमेंट की योजना आज की नहीं है, गवर्नमेंट की योजना ये वाली काफी पुरानी है। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, अगर रिवीजन के बारे में आपको थोड़ा सा पता हो। थ्रिप्स पारविसिप्स जो है, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये पारविसिपनस जो इसको बोला गया है निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित? देखिए ये एक प्रकार का आक्रामक कीट प्रजाति है जो पेड़ों पर चढ़कर पेड़ों को ये नष्ट कर देता है ना। एक आक्रामक कीट है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसने मिर्च को खराब कर दिया है ना। काफी फसलों को इसने आर्थिक नुकसान और वायरल संक्रमण हो रहा है वहां पर। इसने फलों का उत्पादन कम हो रहा है इसकी वजह से। तो पहले जो है ये जो ये था, ये पहले अमरीकी मूल में पाया जाता था, लेकिन अब भारत की खेती में भी इसका जो है देखा जा रहा है। वैक्सीन सेफ्टी नेट जो खबरों में देखा गया किस संगठन की एक पहल है? तो वैक्सीन सेफ्टी नेट जो पहल है ये पहल है यूनिसेफ की, है ना। ये यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये भी आपको पता होगा। यूनिसेफ बच्चों के लिए विशेष तौर पर काम करता है। अब आप कहेंगे सर पिछली बार तो आपने इसका आंसर WHO बताया था और यहाँ पर बताया था कौन? जी हाँ, मैं यही देखना चाह रहा था कि काफी बच्चे कमेंट नहीं करते हैं अगर कोई भी चीज गलत पढ़ा दी जाए। तो मैं चाहता हूं कि हमेशा आप पिछले जब रिवीजन करा रहा हूं तो रिवीजन का मतलब है आप उस गलती को पकड़े और कमेंट करें, ठीक है। तो कुछ बच्चे केवल पढ़कर चले जाते हैं। देखिए वैक्सीन सेफ्टी नेट जो है ये यूनिसेफ की नहीं है, कभी आप बच्चों के लिए समझ लो। तो वैक्सीन सेफ्टी नेट WHO की है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सारी बात समझ में। ये भारतीय स्वास्थ्य भारती परियोजना THIP भारत में विश्वसनीय वैक्सीन सुरक्षा जानकारी देने की प्रतिबद्धता। आपने देखा होगा कोरोना के टीके लगे थे तो कुछ लोगों में ब्लड क्लॉटिंग के कुछ मामले सामने आए जिसकी वजह से भारतीय वैक्सीन को बड़ी ठेस पहुंची। उसकी साख को बचाने के लिए भारत WHO में चला गया, जहां पर भारत की वैक्सीन सेफ्टी नेट को में शामिल हो गया है। और अब यहाँ की कोई भी वैक्सीन जो है पहले गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाएगी WHO के द्वारा, तब वो मार्केट में आएगी। इससे विश्वसनीयता को नुकसान नहीं पहुंचेगा भारत की। किस संस्थान ने हाल ही में एक नया छवि सुधार एल्गोरिथम तैयार किया है जो अल्ट्रा कोड परमाणुओं के अध्ययन को महत्वपूर्ण रूप देता है? तो देखिए ये जो दिया है ये दिया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। रमन के बारे में जब रमन के बारे में बात करते हैं तो डॉक्टर CV रमन के बारे में बात करना चाहिए। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1930 में रमन इफेक्ट के लिए। भारत रत्न मिला इनको 1954 में। बेंगलोर में इसका इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इन्होंने एक नई 1948 में नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन द्वारा स्थापित है। इसमें भौतिकी, नरम संगीत पदार्थ और सैद्धांतिक भौतिकी जैसे प्रमुख अनुसंधान में काम करता है। तो ये काफी इंपोर्टेंट था क्वेश्चन कि एक नई एल्गोरिथम को हमने तैयार किया है जिससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जो हम कोडिंग है उसको उसकी छवि में सुधार करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां पर होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है? कनाडा, मैक्सिको और USA, तीनों देशों में ये मिलकर कराना है फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होगा। और ये 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक खेले जाएंगे। इंपोर्टेंट है, एक बार आप इसको पढ़कर देख लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है मत्स्य पालन के लिए गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है? तो गवर्नमेंट खर्च कर रही है 939.48 करोड़। यहाँ पर आंसर हो जाएगा C। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 939 बजटीय समर्थन में 7,522 करोड़ रुपए के स्वीकृत फंड को आकार दिया है ताकि मछली उत्पादन में भारत श्रेष्ठ। उत्तर प्रदेश में हाइड्रोजन की पावर प्लांट कितने रुपए से लगेगा? ये लगेगा 9 लाख टन से। भारत में प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 9 लाख टन की खपत है। तो इसका अनुमानित मांग के हिसाब से हाइड्रोजन की वर्तमान मांग पूछी गई है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर प्लांट भी लगा रही है जिसमें 9 लाख टन प्रतिवर्ष की खपत है और इसके 10 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता का निर्माण करना हमने। इसमें 12,000 नौकरियां भी आएंगी।
गवर्नमेंट इसकी एक नई रिफाइनरी लगा रही है। इससे उर्वरक और रिफाइनरी दोनों क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। यूपीआई भुगतान प्रणाली किन 2 देशों में भारत ने शुरू करी है? ये शुरू करी है श्रीलंका में और मॉरिशस में। ठीक है, यूपीआई के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन करने के बाद ऑल प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।